नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज बात होगी बीजेपी के बड़े दांव पर। जी हां, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने एमपी की 4 सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जिसके सहारे वो हर वर्ग को साध सके। इसमें पार्टी ने जाति समीकरण का भी ध्यान रखा है और अब ऐसा माना जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस के सामने सभी वर्गों को साधने की चुनौती बरकरार है। ऐसे में सवाल यही है कि बीजेपी का ये दांव लोकसभा चुनाव में कितना फायदेमंद साबित होगा और कांग्रेस हर वर्ग को साधने के लिए क्या रणनीति बनाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये लिस्ट बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की है। 27 फरवरी को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी कब्जा करेगी, ये तय है। और इन सीटों पर पार्टी ने डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंशीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। अब इन चारों को ही पार्टी ने टिकट क्यों किया, इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, उसे समझ लीजिए। बंशीलाल गुर्जर किसान नेता है, लिहाजा किसानों को साधा गया। वही माया नरोलिया को प्रत्याशी बनाकर महिला वोट बैंक को साधा गया। उमेश नाथ महाराज की संत समाज में पकड़ है, लिहाजा इसका फायदा बीजेपी को होगा। यानी पार्टी ने सभी वर्ग को साधने की कोशिश की है। 4 ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक कार्यकर्ता के नाते से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो साथ में ही एक ऐसे सामाजिक संत उमेश नाथ जी महाराज, जो वाल्मीकि समाज के इस प्रदेश नहीं देश के अंदर जिनकी ख्याति है, भाई बंसीलाल गुर्जर जी, हम दोनों प्रदेश के महामंत्री भी साथ में रहे। तो बंसीलाल जी को भी राज्यसभा के नाते से अवसर मिला है। महिला मोर्चे को भी इस बार जो प्रतिनिधित्व दिया है हमारी महिला मोर्चे की सम्मानीय अध्यक्ष माया नरोलिया जी को, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का बहुत हृदय से बधाई। बीजेपी के 4 प्रत्याशियों में से 2 एससी और 2 ओबीसी हैं। इधर कांग्रेस ने भी एक सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि वो बीजेपी की रणनीति पर तंज कस रही है। साथ ही एल मुरुगन को एमपी से उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि क्यों बाहर के लोगों को उम्मीदवार बनाया है। अपनी कांग्रेस की नीतियों पे काम करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारी प्राथमिकता जो केंद्र में रहेगी वो ये कि मध्य प्रदेश के लिए किस तरह प्रगति के लिए, विकास के लिए जो काम कर सकते हैं वो मिलके करने का प्रयास करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी उम्मीदवार चयन और चुनाव की रणनीति बनाने में माहिर है। वो ये अच्छे से जानती है कि किसान, महिला और अन्य वर्गों को कैसे साधना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने जिस तरह से राज्यसभा उम्मीदवारों के जरिए सभी वर्गों को साधा, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी दिखेगा। वहीं कांग्रेस के लिए इन वर्गों को साधना बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाथ टीवी। तो बीजेपी के इस बड़े दाव को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर, हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। तो पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि जो उम्मीदें की जा रही थी और इस बार लगभग पहली बार ऐसा हुआ है कि लंबे समय बाद बीजेपी ने राज्यसभा के अपने कोटे से कि एक सीट केंद्र के खाते में गई और बाकी सारी स्टेट के में। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जिस तरह से 2 सीटें पिछली बार दिए गए थे, प्रधान को दिए गया था और दूसरा मुरुगन को दिया गया था, तो मुझे लगता है कि इस बार जो संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया, साथ ही लंबी राजनीतिक पारी को साधने के लिए जो प्रयास किए गए भाजपा के द्वारा, इसीलिए चारों सीटों को हम जो प्रत्याशी चयन है उसको देखते हैं तो लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा ने बहुत बेहतर ढंग से संयोजित करने का प्रयास किया है और इसे
इससे मुझे लगता है आने वाले दिनों में पार्टी की मजबूती को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जहां तक मुरुगन को रिपीट करने का सवाल है, देखिए मुरुगन आते हैं तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में भाजपा का बहुत बेहतर जनाधार नहीं है, और वहाँ तमिलनाडु में बहुत एससी वर्ग के नेता के रूप में इनको माने जाता है मुरुगन को, और केंद्रीय मंत्री भी हैं वर्तमान में। तो मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें फिर से अवसर दिया गया है, और पार्टी को मजबूत बनाना है, पार्टी के लिए काम होना चाहिए वहाँ, इस तरह की मंशा भाजपा की रही होगी। संभवतः यही कारण है कि तमिलनाडु के इस बीजेपी नेता को फिर से अवसर दिया गया है। दूसरा, जो उमेश नाथ महाराज है, वाल्मीकि समाज के, बल्कि वाल्मीकि धाम के आश्रम है जो उज्जैन में, उनका महामंडलेश्वर है, या कहना चाहिए पीठाधीश्वर है। तो ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में वाल्मीकि समाज है और संत समाज है, उनके बीच में बहुत चर्चित नाम है। हालांकि भाजपा से सीधा संपर्क, इसका सीधा संबंध या कार्यकर्ता के रूप में नहीं रहा है, लेकिन भाजपा के बड़े नेता इसके पास उज्जैन स्थित आश्रम में जाते रहे हैं। आपको याद होगा जब उज्जैन का जो महाकुंभ हुआ था, उस महाकुंभ में, दलित महाकुंभ में ये जो है अमित शाह के साथ जाके क्षिप्रा में स्नान किए थे, डुबकी लगाए थे। प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, हाँ, उज्जैन के सिंगस के पहले दौरान जो है बहुत प्रमुखता से सामने आया था। लेकिन जिस तरह से वो वाल्मीकि समाज जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत अच्छी संख्या में है, खासी संख्या में है, उनके एक धर्मगुरु की तरह इनको माना जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका लाभ लेने का प्रयास भाजपा ने निश्चित रूप से किया है। माया नारोलिया हालांकि बहुत सामान्य वर्ग की है और जाट समुदाय से आती है, होशंगाबाद से आती है, और नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुकी है वहाँ, और वर्तमान में वो मध्य प्रदेश महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। और शुरू से मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं उनको, बहुत शुरू से ही जमीनी कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के लिए काम करती रही है। तो मुझे लगता है एक जमीनी कार्यकर्ता को, एक महिला को, एक जाट जो समुदाय है वो हालांकि सामान्य वर्ग से आता है, तो लेकिन मध्य प्रदेश में जाट समुदाय बहुत ज्यादा है, अच्छी संख्या में है, जिसके लाभ लेने के लिए, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं या तो कमल पटेल की बात कर लें या विक्रम वर्मा या उनकी पत्नी नीना वर्मा, ऐसे इक्का दुक्का ही अपवाद हैं। हाँ, इक्का दुक्का अपवाद है, लेकिन है हर जिले में थोड़ी थोड़ी संख्या इनकी है। तो मुझे लगता है ऐसे इस वर्ग को भी साधने का एक प्रयास किया गया है। बंसीलाल गुर्जर को हम अच्छे से जानते हैं, किसान नेता है, किसानों के बीच काम करते हैं, पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और महामंत्री भी संगठन में रह चुके हैं, और वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर जो है किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे मुझे लगता है कि किसानों को, जहां एक तो दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर के हाय तौबा मची हुई है, मुझे लगता है आपने कांग्रेस में गलत घुसेड़ दिया उनको, किसान कांग्रेस में। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, भाजपा किसान मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो अभी, क्षमा चाहता हूँ मैं। जी। कांग्रेस की चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ मुझे लगता है किसान आंदोलन जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है, चिंता तो कांग्रेस भी कांग्रेस की नहीं कर रही जितना आपने कर ली। क्या है, लगातार भाजपा और कांग्रेस कहने से कभी भाजपा को कांग्रेस कह दिया जाता है, कभी कांग्रेस को भाजपा कह दिया जाता है, लेकिन आपने सुधार किया, इसलिए धन्यवाद आपको। लेकिन आपकी भी गलती नहीं है, राहुल गांधी को मोदी कह दो और मोदी को राहुल गांधी आप, लेकिन आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि सुबह जो कांग्रेस में होता है वो दोपहर में बीजेपी में जाता है, शाम तक बसपा में चला जाता है। ऐसा भी हो रहा है, अपन देख ही रहे हैं भैया, सुबह कांग्रेस के नेता के रूप में जिसको देखते हैं, शाम को भाजपा के नेता के रूप में देता है वो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ है और सरकार की बदनामी हो रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वो तो मुझे लगता है किसान नेता को राज्यसभा में भेजकर भाजपा ने एक अच्छा बेहतर दांव खेला है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो अशोक सिंह के बारे में सब जानते ही हैं कि अशोक सिंह मूलतः जो है दिग्विजय सिंह की गुट का है, और जब सरकार बनी मध्य प्रदेश की तो पहली नियुक्ति कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में, उनकी नियुक्ति अपेक्स बैंक के चेयरमैन या प्रशासक के रूप में की थी, और उसके बाद कमलनाथ ने ही अपने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में उसे
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन हाँ, उन्हें एक जिस तरह से एक शून्यता ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की है, तो मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले एक बड़े नेता को जिस तरह से हवा देनी थी, तो मुझे लगता है इस दृष्टिकोण से भी उनकी नियुक्ति ग्वालियर से की गई है। और अशोक सिंह जो है मूलतः लेकिन वो यादव 3 हैं। लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, तो अगर उनका उतना प्रभाव होता, हालांकि उनके पिताजी भी मंत्री रहे और उनके दादा का बड़ा नाम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कक्का डोगर सिंह, उस पर फिर दोबारा मांगूंगा खिलावन जी। लेकिन प्रभु जी, अगर इस नियुक्ति को हम ऐसे देखें कि या तो महिला के नाते ओबीसी दलित, या हम देखें कि जाट गुजर दलित। देखिए मनोज जी, इसको यदि मोटे मोटे तौर पे देखते हैं तो ओबीसी और दलित में देखिए 2 ओबीसी और 2 दलित हैं। जाट मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में है नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका में नहीं है सभी जगह, तो वो है। वही हाल गुजरों का है, प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इनका प्रभाव है गुजरों का। तो और वहाँ से पर्याप्त प्रतिनिधि थे भी जाट मंत्रिमंडल में का असर रहता है, तो ये उसके बजाय बंसीलाल गुर्जर को किसान नेता के तौर पे ज़्यादा जाना चाहिए कि मोदी जी ने जो अभी जो 4 जातियाँ बताई थी, उसमें से एक जाति किसान का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहाँ पे उनको देख सकते हैं। माया नरोलिया जाट हैं, ओबीसी समाज में आती हैं, इसके अलावा महिला हैं, तो दूसरी जाति का प्रतिनिधित्व वहाँ पर भी आता है। दलित चूँकि आमतौर पर गरीब वर्ग का माना जाता है, तो वो दलितों का भी प्रतिनिधित्व उसमें हो जाता है, तो ऐसे इसको देख सकते हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा के मेंबर हैं। उसमें से जो बीजेपी के यदि हम देखें तो बीजेपी के 8 जो मेंबर वर्तमान में हैं, तो केवल एक सवर्ण है अजय प्रताप सिंह। बाकी मेंबरों को हम देखते हैं, सुमेर सिंह जो है एक आदिवासी हैं, बाकी ओबीसी या दलित वर्ग के ही हैं। यदि वाल्मीकि समाज को ही भेजने की अनिवार्यता या मजबूरी को कहें, जिसको इनको महामंडलेश्वर जी को भेजा जा रहा है, उमेशनाथ जी को, तो वहाँ पर एक सुमित्रा वाल्मीकि को इसके पहले वो भेज चुके हैं, जो कि महाकौशल से महाकौशल से जिनका बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। पार्षद का चुनाव जीती थी पहले, इसके बाद बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रही वो, उनको सीधे राज्यसभा अपर हाउस भेज दिया गया। उसी तरीके से कविता पाटीदार को देखें हम, तो कविता पाटीदार को भी वहाँ पर भेज दिया राज्यसभा में। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बीजेपी ने बढ़ाया है राज्यसभा में मध्य प्रदेश से। नया लोगों इसके पीछे कहीं ना कहीं आरक्षण, महिला आरक्षण बिल भी एक निश्चित तौर पर देखिए, उनको वोट बैंक चाहिए, उनको वोट चाहिए लोकसभा चुनाव में। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट यदि बीजेपी के 4 लोगों की हम मध्य प्रदेश की देखते हैं, दूसरे राज्यों की भी देखते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें लोकसभा चुनाव की जमावट ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ की लाडली बहना योजना या महिलाओं से जुड़ी हुई जो भी स्कीम्स हैं, उसका खासा असर देखने को मिला। यहाँ पर महिलाओं का वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा रहा था, जो बीजेपी के पक्ष में गया। तो बीजेपी उसको और आगे भुनाना चाहती है, उसका फायदा उठाना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दांव दिख रहा है इस पूरे मामले में। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर जो खुलकर नजर आती है, अपर हाउस यानी राज्यसभा पढ़े लिखों का सदन माना जाता है, इंटेलेक्चुअल्स को वहाँ भेजा जाता है, क्योंकि जो बिल लोकसभा में बहुमत के आधार पर पारित हो जाते हैं, उन पर राज्यसभा में डिस्कशन होता है, वहाँ कई अटक जाया करते थे। लेकिन ये अपर हाउस जो है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीति को यदि हम स्कूल की श्रेणी में या कॉलेज की श्रेणी में शिक्षा से जोड़ें, तो जो प्राइमरी स्कूल होता है, नगर पालिका का पार्षद या पंच सरपंच, और इसका जो है मास्टर कोर्स जो होता है, स्पेशलाइजेशन का कोर्स होता है, वो है राज्यसभा। अब उल्टा हो गया, जो स्पेशलाइजेशन का कोर्स है वो प्राइमरी स्कूल बन गया है, और जो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए वहाँ पे स्पेशलाइज लोग आ रहे हैं कि आप देखिए केंद्रीय मंत्रियों को वापस विधानसभा में भेज दिया गया। बिल्कुल, राज्यसभा में जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवियों की जरूरत होती है, वहाँ पर ऐसे लोग चुनकर आ रहे हैं जिनका राजनीति के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में वैसा कोई योगदान नहीं रहा है कि जिसको रेखांकित कर सके, वो वहाँ पर कोई अपनी उपयुक्तता जाहिर कर सके। हाँ की जीत हुई वाला एक मुद्दा जो होता है, केवल वो दिखाई दे रहा है, और इसमें पूरी जमावट जो है वो केवल लोकसभा चुनाव देखते थे, या यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक समीकरण साधने का जरिया बन गया है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के हिसाब से जमावट देखी जा रही है, और वही हो रहा है। अभी हाल ही में जब संसद चल रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा में बोल रहे थे, उन्होंने दिग्विजय सिंह का उदाहरण दिया। दिग्विजय सिंह वहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने उनका उदाहरण दिया कि हम राज्यों से आए हैं, और राज्यों और केंद्र के बीच में क्या तालमेल होता है, कि राज्यों के क्या मुद्दे होते हैं, उसको हम बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। तो उसको पूरे सदन में उनको केवल 2 व्यक्ति दिखाई दिए, एक तो खुद नरेंद्र मोदी और दूसरे सामने बैठे दिग्विजय सिंह। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की वहाँ पर जरूरत है उच्च सदन में, जो जहाँ पर जाकर कि देश की भलाई में वो अपना विकास में योगदान दे सकें, सही मुद्दों पर अपनी बात कर सकें। लेकिन ये जो है, इस पैमाने पर ये जो 4 कैंडिडेट आए हैं,
ये खरे इनमें से केवल यदि मुरुगन को छोड़ दिया जाए तो खरे उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहा। बंसीलाल गुर्जर का राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश के लिहाज से, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी है किसान मोर्चा के, लोकसभा का चुनाव भी में भी उनका नाम आता रहा है, बिल्कुल को विधायक के टिकट के लिए भी और नाम जब आता रहा। राजनीति में उनका जिक्र होता है मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता है बेचारे बंसीलाल को कुछ नहीं मिला, ये एक शब्द पहले आता है। जी बिल्कुल। लेकिन प्रभु जी एक चीज और है ना कि राजनीति में हम बात कर रहे हैं कि यदि आपने विशेषज्ञों को भी राज्यसभा में भेजा है तो वो किसी ना किसी राजनीति से बंधे रहते हैं, किसी राजनीतिक दल से बंधे रहते हैं। चाहे आपने एक्सपर्ट भेजा हो तो वो एक्सपर्ट के नाते वहाँ कमेंट्स नहीं करते या अपने विचार नहीं रखते, वो किसी एक दल से बंधे रहते हैं। तो ये भी तो एक मजबूरी हो सकती है ना, कह सकते हैं अपन। नहीं देखिए, जो अपर हाउस का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कॉन्सेप्ट ही यही था कि वहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग आए, समाज के अलग अलग वर्ग के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग आए, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, ऐसे लोग पहुँचे, है ना, जो राजनीति के ज़्यादा अनुभवी हैं वो लोग वहाँ पर पहुँचे। इस उद्देश्य से अपर हाउस का गठन किया गया था। वो उद्देश्य कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है क्षीण होता जा रहा है, ये ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस तरीके के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा वो सीढ़ी है जहाँ पर अपने बहुमत के आधार पर, यदि विधानसभा में आपका बहुमत है तो आप किसी को भी भेज सकते हैं, तो वो यहाँ पर कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन उस सदन की महत्ता यदि इसमें है, वाकई में वो जैसा उसका संविधान बनाने वालों ने विचार किया था, तो फिर वो स्वरूप होता है, तो फिर वो ज़्यादा गर्मियों में स्वरूप होता है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में जो भी व्यक्ति चुनकर आता है वो भाग्य विधाता बन जाता है। उसको वहाँ पर हाँ विहिप में बंधा है तो सभी को हाँ की जीत कहना है कि जब वो अपने विचार यदि व्यक्त करते हैं तो वो विचार वहाँ मायने रखते हैं, जो कि रिकॉर्ड में होते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, हमने देखा लोकसभा की भी अगर हम बात करें कि ऐसे दर्जनों नहीं, अगर 2-4 दर्जन बात कर लें हम, कि ऐसे लोग हैं जो संसद में जाते हैं या तो जाते नहीं हैं, जाते हैं तो उनकी उपस्थिति नहीं होती, किसी बहस में हिस्सा नहीं लेते हैं, ना कोई वो प्रश्न पूछते हैं। लेकिन इसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, कि कमलनाथ की बात होती है कि वो दिल्ली जाते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं, अपने लिए राज्यसभा की सीट मांगते हैं, अपने घर पे वो भोजन पे सबको बुलाते हैं, खबर आती है कि वो एक चिट्ठी पे साइन करवा रहे होते हैं। और आज खबर आ जाती है अशोक सिंह, क्योंकि 3 लगातार लोकसभा चुनाव जो आदमी हार चुका हो, तो ऐसा उसमें कांग्रेस को क्या दिख रहा है कि अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखें कि ग्वालियर चंबल में वो ना कोई वोट दिला सकते हैं, ना राज्यसभा के संदर्भ में देखें हम कि ना कोई जातिगत समीकरण ऐसा है। हाँ, एक ज़रूर चीज़ है कि वो यादव हैं, ऐसा कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को नहीं पता या दर्शकों को नहीं पता होगा। और यादव में 2 कैटेगरी मानी जाती है, उसमें एक जो जिनको कमरिया कहा जाता है, अशोक सिंह उनमें से आते हैं। तो क्या यादव के मुकाबले यादव? देखिए मनोज जी, यदि यादव के मुकाबले या मध्य यादव प्रदेश की में कार्ड यादव है, को अशोक किसी को सिंह। आगे बढ़ाना चाहिए था तो निश्चित तौर पर अशोक सिंह से ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार होते अरुण यादव। क्योंकि देखिए, आप उनके पिताजी सुभाष यादव लगातार सक्रिय रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सहकारिता के बड़े नेता रहे हैं, किसान नेता रहे हैं, और अरुण यादव ने या उनके भाई सचिन यादव ने भी अपनी काबिलियत को साबित किया है एक तरह से अपने क्षेत्र में। तो आप यदि बढ़ाना ही है आपको, तो जनाधार वाले नेता को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर अशोक सिंह से ज़्यादा बेहतर जनाधार वाले नेता अरुण यादव साबित होते। लेकिन राजनीति में बहुत सारी चीज़ें रहती है मनोज जी। यदि अशोक सिंह आगे हैं तो उसकी वजह क्या आप नहीं मानते हैं दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, उसकी वजह आप नहीं मानते हैं कि कमलनाथ हो सकते हैं? क्योंकि अरुण यादव युवा हैं, उनको राजनीति में उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, वो लंबी रेस के घोड़े हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि उनकी राजनीति का भविष्य बीजेपी में उज्जवल रहेगा कि कांग्रेस में। देखिए, जब हम देख रहे हैं ना किस तरह से कांग्रेस के युवा जनाधार वाले नेता, लोकप्रिय नेता किस तरह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि जो वहाँ के दिग्गज नेता हैं, जो घाघ नेता हैं, वो उनको वहाँ पनपने नहीं दे रहे हैं। यदि आप एक पौधे को पनपने नहीं दोगे, उसको खाद बीज नहीं डालोगे, आप उसमें पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, बल्कि आप उल्टा उसको मुरझाने की स्थिति में ला दोगे, तो क्या करेगा आदमी? यदि कहीं सर्वाइव करना है, राजनीति भी आज की तारीख में इसलिए नहीं आता आदमी कि समाज सेवा ही करना। निश्चित तौर पर पहला प्राथमिकता उनकी ये उद्देश्य रहता है कि उनको समाज सेवा करना, लेकिन पिछली पंक्ति में खड़े होकर नहीं कर सकते हो ना, आप मुख्य धारा में आकर बेहतर आप काम कर सकते हो। तो पावर भी चाहिए आपको, पॉलिटिक्स में पावर, पैसा, तमाम। यदि हम बात करें पर्दे के पीछे भी, या जो दुनिया समझती है, लोग समझते हैं कि राजनीति में ऐसे ही नहीं आता कोई, पावर भी चाहिए आदमी को, पैसा भी चाहिए। तो जब पावर ना ही बचता है, ना पैसा बचता है, तो आदमी वहाँ पे जाने की कोशिश करता है जहाँ से उसको पावर मिले। तो यही वजह है कि जब पावर कहाँ है आज की तारीख में, बीजेपी के पास है, तो जो जनाधार वाले नेता हैं और जिनको आप हाशिए पर धकेल रहे हो जानबूझकर, उनकी जो उपयोगिता है उसको वो बेहतर तरीके से जो वो साबित कर सकते हैं, या जो उनमें काबिलियत है उसका
इस्तेमाल पार्टी बेहतर तरीके से अपने पक्ष में कर सकती है, वो नहीं करती है। और नाकाबिल लोगों को जब आगे बढ़ाती है तो जो कुंठा होती है, जो आप में हताशा होती है, वो क्या करोगे? आप नाराज होकर आप दूसरी पंक्ति में जाओगे ही ना, या दूसरे दल में जाओगे। वही परिस्थिति मुझे लगता है कांग्रेस में हो गई है। यदि आपने अशोक सिंह को मौका दिया है तो आप यदि ये साबित कर सकते हो या ये आप महसूस करते हो कि अशोक सिंह एक छत्रप बन जाएंगे ग्वालियर चंबल में, तो ये पहले भी आप कोशिशें कर चुके हो। चाहे कमलनाथ की सरकार बनी हो, तत्काल आपने सबसे पहले किसी की नियुक्ति की तो किसकी की थी? पहला नाम था अशोक सिंह का। यदि अशोक सिंह को आप लगातार मौके दे रहे हो, इसके मौके के बावजूद भी लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि एक नया नेतृत्व मिले आपको, नई। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीत सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अब चूंकि वक्त की भी कमी है तो छोटा छोटा कमेंट आप तीनों से लूंगा। तो खिलावन जी, किस नज़रिए से देखा जाए अशोक सिंह के जो नामांकन नियुक्ति हो रही है, या कहें उनके जो नाम पे मोहर लगी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अशोक सिंह की नियुक्ति या अशोक सिंह की मुहर जो लगी है उसके नाम पर, निश्चित रूप से मुझे एक गणित समझ में आती है कि भाजपा कांग्रेस में जो लंबे समय से जो गुटबाजी है, उसमें एक बार फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के संयुक्त गुट ने विजय प्राप्त की है। और मुझे लगता है कि भले ही इसको ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जैसा कि ब्रजेश जी ने भी आशंका व्यक्त की, कई मौके दिए जा चुके हैं उनको, कई मौके मिल गए हैं। लेकिन प्रभु जी, ये जो मौके हैं बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से, लोकसभा की दृष्टि से आपका नजरिया क्या है? देखिए मनोज जी, लोकसभा के लिहाज से बिल्कुल सही टिकटों का वितरण दोनों दलों ने किया है, ये कह सकते हैं जी। यदि मध्य प्रदेश में अरुण यादव को देखते हैं तो अरुण यादव केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, कई बार पार्टी ने उनको भी मौका दिया है चुनाव लड़ने का, जिसमें निश्चित तौर पर वो सांसद भी रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के। और लेकिन ये नया नेतृत्व उभारने की एक कोशिश जो है, उसके नज़रिए से उसको देखा जा सकता है। उन वर्गों को साधने की कोशिश है जो प्रभावी भूमिका में इस चुनाव में हो सकते हैं। यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी लिहाज से यादव समाज का मुख्यमंत्री दिया है, तो कांग्रेस ने भी एक वही रणनीति अपनाने की कोशिश यहाँ पर की है। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर केवल यादव होने से काम चल जाए? यादव होने से काम नहीं चल सकता है कि आपकी लोकप्रियता, आपको यादव कितना स्वीकार करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं कि राजनीति में जातिगत समीकरण साधने के लिए कई बार आप ऐसे दाव चल जाते हो कि ऐसे लोगों पर आप मोहर लगा देते हो जो उसके, हम एक तरह से कह सकते हैं उनसे बेहतर लोग भी वहाँ मौजूद रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक सिंह से भी बेहतर लोग थे जो बेहतर कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में परिपक्व कर सकते थे, मजबूत कर सकते थे। लेकिन चूंकि जातिगत समीकरण है, आपका विरोधी दल जिस तरह से चाल चल रहा है, आप उसकी उसी तरह से काट करते हैं, तो इस काट में वो फिट बैठते थे, इसलिए कांग्रेस ने उनका दाव चल दिया। और बेहतर एक ऐसा शब्द है राजनीति में जिसके अगले अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन चूंकि अब वक्त की कमी है, वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी ने बड़ा दाव चल दिया है अपनी तरफ से, और कांग्रेस ने भी एक ऐसे नेता को दावा है जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि अच्छा नेता है लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि लोकसभा के नज़रिए से अगर इस समीकरण को देखा जाए कि एक तरफ बीजेपी की बात करें हम कि जाट भी हैं, गुजर भी हैं, एससी भी हैं या महिला भी हैं, और दूसरी तरफ से बीजेपी के उलट कांग्रेस की बात करें हम, तो एक ऐसे नेता को उन्होंने दोबारा से मैदान में उतारा है जो जिसके खाते में 3 लगातार लोकसभा की हार हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि केवल यादव के मुकाबले यादव, या एक ऐसा नया चेहरे देने की बात है जो सौम्य माना जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि एक अच्छा आदमी है लेकिन लोकसभा चुनाव वो जीत नहीं पाता। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जब चुनावी राजनीति की बात होती है तो जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन चूंकि लोकसभा की बात अलग होती है और राज्यसभा में आपके पास नंबर्स होते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारा आदमी ये जीतेगा और ये आदमी नहीं जीत पाएगा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यही है कि अब इसका फ़ायदा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कैसे उठाएगी, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।